आज यहाँ पर जो है हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सिटीजन काउंसिल से जो है हमारे पास 2 मेंबर आए हुए हैं, जो कि राजेंद्र सिंह और नरेश चंद्र आचार्य, MP टैक्स कंसल्टेंट सोशल एक्टिविस्ट। ये 2 ईयर से चल रहा है। अभी हम आपका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, तारुफ के जो है कोई मोहताज नहीं है हमारे राजेंद्र सिंह साहब और जो है नरेश चंद्र आचार्य साहब। हम जो है अभी जो कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है और जो है इकोनॉमी के ऊपर और जो है हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सिटीजन काउंसिल पे हम जो है डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिटेल से जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है सिंह साहब बहुत अच्छी स्टडी किए हैं कि लोकसभा का जो है फंडिंग किस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। ये बोलना नहीं है कि जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन यूटिलाइज का भी जो है कुछ और तरीका भी है। जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरीके से वो फंडिंग को और किस तरीके से बढ़ाना और किस तरीके से जो है गली गली में जो डेवलपमेंट होना चाहिए जो नहीं हो रहा, बस्ती दवाखाने हैं, एजुकेशन है, बैंकिंग है और जो भी बताना चाह रहे हैं जो है सिंह साहब से आपसे जो है ये हमारे राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह साहब, अब राजेंद्र सिंह साहब से हम आपको जो है बात करेंगे। राजेंद्र सिंह साहब, अब आप जो है इसके बारे में हम आपको जो है डिटेल बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, HTS चैनल के सभी श्रोताओं को, देखने वालों को। आप में से बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं और मेरे दोस्त जो आचार्य जी बैठे हुए हैं उनको भी जानते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने हैदराबाद लोकसभा के लिए इलेक्शन भी लड़े थे, जब से हमारा परिचय है। तो दोस्तों, हैदराबाद लोकसभा सिटीजन काउंसिल के नाम पर हम करीब 10-12 व्यक्ति पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और आज उसी मुद्दे पे आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे हसमत भाई HTS TV चैनल के एडिटर ने बताया आपको इसकी जरूरत क्या है। दोस्तों, हमारा जो देश है भारत या हिंदुस्तान जो भी है वो बहुत बड़ा है। कोई केंद्र सरकार चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमारे भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी वाले देश में उसको कंट्रोल करना संभव नहीं है। उसी तरीके से अगर हम स्टेट लेवल पे भी जाएं, हमारे तेलंगाना भी कोई छोटे मोटे स्टेट नहीं है, 4 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है, बल्कि 4.5-5 करोड़ भी जा सकता है। तो ये KCR उसे संभाल नहीं सकता है। हमारा देश सर्दी, गर्मी, बरसात में अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कहीं बारिश हो रहा है तो कहीं पर धूप चल रहा है, कहीं सर्दी हो रहा है। तो इसीलिए हमारे देश में हमारे जो संविधान बनाने वाले हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाएं, ताकि हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो वो हमारे एरिया को अच्छी तरीके से समझ सके और उसको सुलझा सके। तो इस वक्त हमारे देश में 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति को हम लोग इलेक्ट करते हैं, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। हमारे संविधान में हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा MP को कुछ नसीहत दी है, कुछ संवैधानिक ताकत दी है, जो आर्टिकल 105 क्लास 3 में। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको अभी बताया कि एक संविधान के आर्टिकल 105 और क्लास 3 याद रखें। इसमें हमारे सभी लोकसभा MP को 4 जिम्मेदारी है। पहला जिम्मेदारी है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीडर है। दूसरा जिम्मेदारी वो पार्लियामेंट में लॉ मेकर है।
तीसरा जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट के एडवाइजर है। और चौथा, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं या उसमें मेंबर है तो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि संविधान के हिसाब से उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कैसे चलाना। पिछले 72 साल में जब से पहला इलेक्शन हुआ है 1951 से अभी तक इस पर कुछ काम हुआ नहीं है। आज जरूरत है कि इस पर काम किया जाए। तो आज हमारे जो मुद्दा है, हमारे आचार्य साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है वो। तो मुद्दा यह है कि रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी थ्रू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी काउंसिल। तो हमने इस पर शोध किया है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है, बजट यानी बजट, हमने हिसाब करके देखा कि एवरेज में किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी स्टेट में 16 से 17 हजार करोड़ का बजट आता है और किसी दूसरे स्टेट में वो 20,000 करोड़ तक भी जा सकता है या थोड़ा कम ज्यादा है। हमारा मानना है कि गाय या भैंस जो दूध देती है उसके पीछे 20% खर्च किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्टडी किया। यहां पर अगर हम लोग 31 लाख करोड़ का सेंट्रल बजट को 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर में 5.5 से 6,000 करोड़ का बजट आता है। उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट का 1,83,000 करोड़ का बजट अगर अपन 17 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं तो करीब 10,500 करोड़ का बजट आता है। यानी कि कुल मिला के सेंट्रल बजट और स्टेट बजट मिलाकर 16-17 हजार करोड़ का हो जाता है। इसका 20% 3,500 करोड़ तक होता है। यानी कि दोस्तों आज हमारे देश के किसी भी हिस्से में गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन प्रोसेस है उसको अगर टोटल करके 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर डिवाइड करें तो एवरेज में 3,500 से 4,000 करोड़ का बजट आता है। 20% की बात बोलूं मैं तो ये 20% बजट अगर हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए और हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पैसे खर्च किया जाए तो हमारे देश बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं। आप तो अभी आपने सुने कि किस तरह 20% राशि 4,000 करोड़ तक आ जाती है। तो ये 4,000 करोड़ बहुत कुछ किया जा सकता है 4,000 करोड़ में। अभी मैं हमारे दोस्त को जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी है और अच्छा सोशल वर्कर है, लास्ट टाइम हैदराबाद के लिए इलेक्शन भी लड़े थे, मैं आचार्य जी को दे रहा हूं, नरेंद्र जी को। उन्होंने आपको मेन पॉइंट बताएंगे कि 4,000 करोड़ से क्या क्या किया जा सकता है और किस तरीके से इसको डेवलपमेंट पे लाया जा सकता है। हाँ, देखिए अब हमारे पास समस्याएं क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। हैदराबाद में तो पैसा है तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो हैदराबाद 4,000 करोड़ तो बहुत है, तो उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पहली बार हैदराबाद में ट्रैफिक इतना एक शांत हो गया। ट्रैफिक सिस्टम पहले अपन बनाएंगे, उसके बाद में जिंदगी के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत है। हमारे हैदराबाद में बहुत सारे तालाब हैं और बहुत सारा खाली जगह है, वहाँ पे हरियाली भर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव होता है।
तो इसके साथ साथ हम कुछ पैसा भी खर्चा कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद में हाइजीन के बारे में हमारे हैदराबाद के लोग इतना बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन अभी समझ रहे हैं इसके बारे में। तो हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये तेलुगु में बोलते हैं आरोग्य में महाभाग्यम। आरोग्य मतलब हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं। जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हेल्थ है तो जान है, जान है तो जहान है, हेल्थ है तो सब कुछ है। इसलिए हेल्थ एजुकेशन हमको बेसिक नीड्स, पीने का पानी और पानी समृद्ध होना, ऐसे हम कर सकते हैं। प्लान, उसके लिए प्लानिंग करके, वेल प्लानिंग करके हम कर सकते हैं। ये थे अब तक हमारे जो है सिंह साहब, बी राजेंद्र सिंह साहब और जो है आचार्य साहब। अभी अब हम जो है थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे कि जो है अगर सिंह साहब मान लेते हैं कि जो है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो है आप जिस तरीके से जो है हैदराबाद लोकसभा सिटीजन काउंसिल की जो है जिस तरीके से जो आप प्रपोजल बता रहे हैं, अगर उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो आप उसको किस तरीके से बताएंगे? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहुत शुक्रिया कि दुआ कीजिए कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको समझने की कोशिश करें। देखिए आसमान साहब, गाय या भैंस जो दूध देती है उसको घास जरूरी है, उसको शेल्टर जरूरी है, उसके बच्चों की परवरिश जरूरी है। नहीं तो वो गाय थोड़े दिन दूध देने के बाद मर जाएंगे, उसके बच्चे भी मर जाएंगे और कोई देने वाला नहीं है। तो मेरे मतलब यहाँ देश की जनता, ये जो सरकार जो चल रहा है, ये देश की जनता के टैक्स से चल रहा है। आप महीने को जो 20,000 रुपये, 30,000 रुपये के जो घर का जो खर्चा करते हैं घर के लिए, दाल चावल तरकारी भाजी सब्जी दूध, उसका एक एवरेज 10% गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे जाते हैं। हमारे घर जो 20,000 खर्च करते हैं वो हम भी टैक्स देते हैं। तो इस तरह इंडिया में, भारत में 30 करोड़ परिवार है, छोटा बड़ा मिला के। कोई परिवार 5 आदमी का है, कोई 10 आदमी का है, कोई 12 आदमी का है, कोई 2-3 आदमी का भी है। तो एवरेज एक परिवार महीने को 15 से 20,000 रुपये खर्च करते हैं और साल में जो है ना 2 लाख से 5 लाख तक खर्च करते हैं। उसका टैक्स हिसाब करके लगाइए। उसके अलावा गवर्नमेंट के मोनोपोली बिजनेस है, जैसे कि रेलवे है, वो गवर्नमेंट खुद चलाते हैं, उसका कोई आमदनी गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आरटीसी होता है, वो मोनोपोली बिजनेस है। उसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत से जना ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में मोनोपोली है, जैसे ओएनजीसी का नाम सुने होंगे, ऐसे ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, बीएचईएल का नाम सुने होंगे। तो ये लोग, इसमें जो इनकम होता है वो भी गवर्नमेंट को टैक्स, उसका पैसे भी गवर्नमेंट को जाता है। अभी लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट करीब करीब 31,000 करोड़ का था, 31 लाख करोड़ का था, सर 31 लाख करोड़ का था। और हमारे लास्ट ईयर तेलंगाना गवर्नमेंट का बजट 1,83,000 करोड़ का था, जिसके बारे में अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक एमपी को करीब करीब 5.5 से 6,000 करोड़ का बजट हिस्सा होता है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एमपी को, तेलंगाना में 17 एमपी को, उनके एक के हिस्से में 10,500 करोड़ का आ रहा है। दोनों मिलाए तो 16 से 17,000 करोड़ का हुआ है। हमारा कहने का मतलब इसका 20% लोकल एरिया में खर्चा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, 20% लोकल एरिया में खर्चा हो। अभी आपने बताया, अच्छी बात बताई कि अगर लोकल एरिया में, अगर लोकल एरिया का बजट 20% खर्चा तो क्या होगा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर पूरे स्टेट का बजट को देखा जाए और सेंट्रल बजट को मिलाया जाए तो एक लोकसभा के हिस्से में 543 जो लोकसभा है,
हर एक के हिस्से में करीब करीब जो ना 20,000 करोड़ का जो ना टोटल बजट आ रहा है और उसका 20% 4,000 करोड़ तक जाता है। तो अगर एक एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को 4,000 करोड़ का बजट आए और एमपी साहब के अंडर में, एमपी साहब के अंडर, लोकसभा एमपी साहब के अंडर में अगर एक कमेटी बनाया जाए, उस कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मिनिस्ट्री के एक एक अधिकारी हो, स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने मिनिस्ट्री है उसका एक एक अधिकारी हो, और स्टेट के जो एमपी के अंडर में जो 7 एमएलए, जैसा हमारे पास 7 एमएलए है, ये 7 एमएलए भी उसका मेंबर हो, उसी में एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, और अपने एरिया के जितने कम्युनिटी लीडर्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, उसका प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए उसके भी 1-2 मेंबर को जगह दिया जाए। पढ़े लिखे, अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों को ध्यान दिया जाए। उसके अलावा सोशल वर्कर होते हैं कुछ, उनको भी 2-4 को अगर साथ दिया जाए, एक 150 मेंबर का टीम बनाया जाए कुल मिलाकर, और उनके जरिए अगर अपन सही ढंग से काम करें तो ये 4,000 करोड़ में हम बड़ी बात नहीं बोलेंगे। ये जो मोदी सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अगले 5 साल में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके चैनल को कि विदिन 365 डेज के अंदर इंडिया में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ जाएगा। तो मैं आपको सारे के साथ यहाँ रोकना चाहूंगा, क्या ये आप जो बता रहे हैं कि अभी तक जो है फिर ये चाहे हैदराबाद लोकसभा होने दीजिए और इंडिया लेवल में होने दीजिए, ये काम नहीं चल रहा है, बराबर करके बताना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं चल रहा है। कैसा नहीं चल रहा बताइए। देखिए, होता ये है कि मान लीजिए कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूं, आप 100 रुपये में से क्या करते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का निकाल लेते हैं, एक 90 रुपीज हमारे आचार्य जी को देते हैं, फिर आचार्य जी क्या करते हैं, उनमें से और एक 10% निकाल लेके एक 80 रुपीज उधार देते हैं। तो इस तरीके से जो बजट जो इधर से उधर हो रहा है, उसमें ना तो सही ढंग का कलेक्शन हो रहा और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हर बजट को मिनिस्ट्री के जरिए खर्चा करना जरूरी नहीं है। आप अगर आपके मिसेज को बोलेंगे भाई मैं मार्केट जाके सब्जी लाके देता हूं और कितना सब्जी चाहिए क्या चाहिए नहीं करूंगा, नहीं कर सकते। आप उनको पैसे दे दीजिए, घर का मिनिस्ट्री उनका है, उनको संभालने दीजिए, उन्होंने अपनी ढंग से सब्जी भाजी खा लीजिए। आप खाना के बारे में पूछिए, खाना अच्छा है नहीं है, हर एक चीज को कंट्रोल करने मत जाइए। हमारे एमपी भी एक जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरा करने दीजिए। पिछले 70 साल से हमारे एमपी जो है ना कुछ काम के नहीं रहा। यहाँ और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे इंडिया में लोकल ज्योग्राफी खिचड़ी है। एमपी का जो एरिया है वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मैच नहीं होता है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के एरिया में मैच नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो एरिया है वो लोकल जुडिशियरी से मैच नहीं खाते हैं। फिर उसी तरीके से जो हेल्थ का जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं, तो इसीलिए करप्शन बढ़ रहा है। नहीं, मेरा मानना और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो ये हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल जो जिस पे आप जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है 7 एमएलए और जो है कॉर्पोरेटर्स है वो उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा जिस तरीके का होना चाहिए। नहीं, मेरे इतना एमपी का बजट आ रहा है और एमएलए का आ रहा है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए आपको बताइए। हाँ, देखिए मेरा राय सिर्फ हम लोग जरूर हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल के मेंबर है, लेकिन हमारा ख्याल सिर्फ हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रहना नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम से ये दरखास्त कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल बनाया जाए और इस बार भारत के जो भी हिस्से में कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमपी है उनके अंडर में वो बनाया जाए और 20% का टोटल बजट उनके हाथ में दे दिया जाए, उनके काउंसिल को, ताकि पब्लिक को मालूम हो कि अगर पब्लिक को अगर मालूम हो जाएगा कि हमारे एमपी के हाथ में जना 4,000 करोड़ का बजट है, वो बजट हमारे एरिया में खर्च होना है, तो बराबर उसके ऊपर डिबेट
करेंगे, डिस्कस शुरू करेंगे और उसका पूरा सही ढंग से इस्तेमाल होगा। अभी मिसाल के तौर पे मोदी जी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मोदी जी तो नहीं बोले लेकिन पीएमओ बोले कि हमारे देश में पिछले 5 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा जो है ना टॉयलेट का सामान दिए गए, टॉयलेट के लिए पैसे दिए गए। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा है, आप कैसे पता करेंगे बोलिए। लेकिन मैंने हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता किया कि इसको अगर ये जो 2.5 करोड़ जो टॉयलेट है इसको अगर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं तो उससे पता चलता है कि जितना टॉयलेट हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंडर में था वो नहीं है, उसका 10% भी नहीं है। तो यानी कि हम हर चीज ऑल इंडिया लेवल पे डेवलपमेंट बोलने से डेवलपमेंट नहीं होता। हमारे कहने का मतलब, हमारे बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोदी जी का कि लोकल वोकल का जिक्र क्या है, लेकिन लोकल वोकल का जो है ना प्रोसेस क्या होना चाहिए। ये ठीक है कि हर बिजनेस, हर कारोबार, हर मैन्युफैक्चरिंग लोकल लेवल पे नहीं होता, लेकिन 70% 75% ऐसे चीजें हैं जो लोकल में हो सकता है। मिसाल के तौर पे पिकल बनाना हो, पापड़ बनाना हो, या क्या बोलते आटा बनाना हो, या कुछ लोकल चीजें जो घरेलू जरूरत की चीजें हैं, ये अपन लोकल लेवल पे कर सकते हैं। भारत तभी तरक्की करेगा जब हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने आप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने लगे। बताइए अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे इस पे एक सवाल मैं थोड़ा आगे जाना चाहूँगा कि अभी जो है ये जो 20 लाख करोड़ का जो पीएम साहब जो है बजट खुलकर जो करे हैं, और इसमें जो है एमएसएमई के ताल्लुक से, और अभी जो है ये 2 महीने से जो लॉकडाउन का हुआ है, जो इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई, और जो लोगों के रोजगार के ताल्लुक से है, इसको आगे आप जो है किस तरीके से देखेंगे? हम चाहते हैं कि मोदी जी ने ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का जो घोषणा की है, सॉरी के साथ में एक सवाल फिर इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो एमएसएमई के बारे में जो है, तो इसमें एक खास बात बताना चाहूँगा मैं कि ये एमएसएमई का जो है कम से कम जो है लोगों को भी 1 करोड़ 2 करोड़ का अपना जो है बैंक में टर्नओवर बताना पड़ता है। लेकिन उसमें जो है खास बात ये है कि जहाँ पर आप 20 लाख के ऊपर जाते हैं तो आपको जो है जीएसटी बनाना पड़ता है और आप आईटी रिटर्न्स होना पड़ता है। तो जो बिल्कुल मैं आपको बहुत ग्राउंड लेवल बताना चाह रहा हूँ, जो लोगों का टर्नओवर होता है लेकिन आईटी को नहीं बताते, वो उनको सही गाइडेंस नहीं होती। अगर वो आईटी को उनको सही गाइडेंस बताया जाता है तो वो लोग भी बनना चाहेंगे। हम उनको हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को आईटी बनिए, उसके बेनिफिट्स क्या है। जिस तरीके से आज सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ का जो बता रहे हैं कि जो एमएसएमई से जो है आप लोग जो है लोन्स लीजिए, लेकिन 20 लाख के ऊपर जाते हैं आप जो है वहाँ पर आपको जीएसटी लगता है और आईटी कंपलसरी होता है और आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट। तो कई लोगों के पास जो है कुछ जो है कंपनीज होते हैं लेकिन उनके पास में इस तरीके के सर्टिफिकेट्स नहीं होते। तो अगर जो है ये 1 करोड़ और 2 करोड़ के ऊपर का आपको टर्नओवर बताना है और जिसके पास में आईटी रिटर्न्स ही नहीं है और जिसके पास जीएसटी नहीं है, वो लोग कैसा करना। बैंक जो है विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट आपके जो है बगैर आप ये जो है सबमिट करें, बगैर आप उनको जो है प्रूव करेंगे। बाद लोग तो ऐसे हमारे नजर में देखते हैं, हम प्रीवियस में लॉकडाउन से पहले की बात बता रहे हैं कि अगर अकाउंट खोलना है तो उनके पास पैन कार्ड नहीं होता। तो आप इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बता रही 20 लाख करोड़ का, उसको किस तरीके से ये छोटे छोटे जो कंपनी से व्यापारी से उनको किस तरीके से जो प्रोडक्शन निकालते, वो लोग इससे कैसा इससे फायदा उठा। देखिए अभी तक जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, मिनिस्टोरियल सिस्टम बोलते हैं उसको, यानी कि ये लोग मिनिस्टर के माध्यम से कलेक्शन लेते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए कलेक्शन लेते हैं, फिर वो कलेक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करते हैं और कुछ पैसे अपने अंडर में खर्च करते हैं उनके सर्वेंट को, वर्कर को देने के लिए, कुछ जो ना डेवलपमेंट के लिए। उसी तरीके से कुछ पैसा डिफेंस को जाते हैं, कुछ और भी पुलिस को जाते हैं, कुछ होम को जाते हैं, इसी अक्रम बक्रम होता रहता है। फिर वो उसके डिपार्टमेंट को जाते हैं, फिर डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को जाते हैं, फिर उसके डिपार्टमेंट को जाते हैं। उस तरीके से वो हिसाब कुछ नहीं आता है।
तो हमारा मानना है कि ये जो आपने सवाल उठाया ये बहुत जायज सवाल है, लेकिन गवर्नमेंट ने यानी कि ये एक पागलपन भी बोल सकते हैं। कुंभ करने के 72 साल से लोग सो रहे हैं, अभी जाना प्यास लगी तो कुआं खोदो, अभी इमीडिएटली टैक्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, इमीडिएटली इन्हें। हमारा मानना है, एक छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, टैक्स जरूरी है, टैक्स के बगैर काम नहीं होता। गवर्नमेंट ये इनकम टैक्स इसीलिए पूछते कि उससे आपको पता चलता है कि आप कैपेसिटी क्या है, आपका टर्नओवर का वैलिडिटी क्या है। आप मुंह जबानी जो बोलते हैं हमारा 1 लाख का कारोबार है एक महीने को, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब आप टैक्स भरते हैं पिछले 3 साल से, तो उससे गवर्नमेंट एक आश्वासन मिलता है कि ये आदमी का, बैंक वाले भी ये समझते कि ये आदमी इतना कारोबार कर रहे हैं और इनको पैसे देते हैं, डूबेगा नहीं, बस यही इतने ही आप। इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मिनिस्ट्री लेवल पे होने वाला नहीं है, बैंक भी नहीं कर सकते, बैंक को एक काउंटर गारंटी चाहिए। तो काउंटर गारंटी के लिए एमएलए एमपी सूटेबल आदमी है। अगर कोई एमएलए एमपी बोलते हैं कि नहीं हम काउंटर जनता का अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का काउंटर गारंटी नहीं दे सकता हूं, मेरे हिसाब से उसको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में इतना जिम्मेदारी लेना चाहिए। भाई हम शादी किया है, हमारे बीवी कपड़े के लिए किससे पूछेंगे? हमारे बीवी को अगर कुछ जो ना बैंगल चूड़ी वगैरह कुछ भी खरीदना होता है तो किससे पूछेंगे? अपने हस्बैंड को पूछेंगे ना, सीधी सी बात है। आप इलेक्शन लड़ते हैं, वोट मांगते हैं, तभी जनता का प्रेशर ही आपको करना पड़ेगा, आपका काम है ये हमारे हर एक पास में एक की नहीं बोल रहा, हैदराबाद की बात नहीं है, हर एक एमपी एमएलए का काम है कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो परिवार का एक विश्लेषण करें, ये पता लगाएं कि कितने परिवार में गवर्नमेंट सर्वेंट है, कितने परिवार में प्राइवेट है, कितने जो ना नौकरी करने वाले हैं, कितने बिजनेस पैसे के हैं, कितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये उनका जिम्मेदारी है। वो तैयारी करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताएं, एक कॉपी भेजें। और हमारा कहना है कि हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सेपरेट बैंक होना चाहिए, एक ही बैंक, 50 नहीं, एक बैंक होना चाहिए, उसी के अंडर तक कि उनका जिम्मेदारी सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करना है, उसको लोन देना है। हम लोग पैसों के मायने में अभी तक जो है ना सिस्टमेटिक नहीं करे हैं। आप कुछ बताना चाहें? तो ये थे हमारे शिक्षक जो थोड़ा सा प्रसिद्ध बता रहे थे। अभी जो है हमारे आचार्य साहब है, आचार्य साहब आप अभी जो डिस्कस चला है उस दिन से अभी आप इस पे आपकी क्या राय है? आप इस तरीके से एमएसएमई के बारे में मैं जो सवाल उठाया कि जो लोगों को कर्ज मिलना है, तो मेरा मानना बताना ये है लोगों को कि भाई जहाँ पर लोगों के पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, अकाउंट उनका सही मेंटेन नहीं है, तो फिर उनको लोन किस तरीके से मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से दे रही है, लेकिन यह लेने के लिए हमारे पास हाथ नहीं है, माजूर है। तो हमारे पास माजूर का मतलब ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो क्या ये विदाउट डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, या खाली ये 20 लाख करोड़ का खाली एक जो है एक बम बोले जैसा जो है ये बताया जा रहा है? ऐसा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है जब बिजनेस करते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो ज़रूरी है पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं तो आधार कार्ड ये सब लेना है, और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। तो 20 लाख ही नहीं, छोटे छोटे फॉर्म भी 20 लाख में, साल का 20 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 1.5 लाख आसपास में 1.5-2 लाख का टर्नओवर महीने का हो जाता है। तो इसमें तो डॉक्यूमेंट्स तो कर ही लेना पड़ेगा ये बिजनेस करने वालों को, क्योंकि आगे हम डेवलप करना है। तो ये सब गवर्नमेंट के सारे चीज़ें अपने पास रखेंगे तो हमको हमारा रिकॉग्निशन भी मिलता, तो हमारे को गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता। तो बात ये हुई। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट जो है माइन्यूटली मतलब एक माइक्रो सिस्टम को अपनाए तो अच्छा है, क्योंकि जो लोन जो है, फंडिंग जो है, जिसके पास फंड्स नहीं है, जो बिजनेसमैन के पास फंड्स नहीं है, उसके पास ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो बीच में जो हर्डल्स पाते हैं लोग, तो गवर्नमेंट इसको सिस्टम को परफेक्ट करे
तो हर एक के पास फंड्स पहुंचे, तभी तो हमारा डेवलप होगा और बिजनेसमैन भी खुशी से काम करेंगे गवर्नमेंट के सपोर्ट से। तो अभी इनकम टैक्स रिटर्न्स बोले तो अभी 20 लाख ही नहीं 30 लाख हो जाएगा। 40 लाख से भी 40 लाख से भी अराउंड 10% भी करे तो 4 लाख रुपए इनकम हो जाएगा। 4 लाख रुपए पे उतना टैक्स भी नहीं लगता, इसलिए सभी हर एक बिजनेसमैन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे तो टैक्स कुछ नहीं लगेगा, 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अपना एक रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, एक वैलिडिटी आ जाएगा अपना बिजनेस का। तो गवर्नमेंट भी उसको देख के ये कितना टर्नओवर कर रहा है, एक बिजनेसमैन कितना मेहनत कर रहा है, कितना टर्नओवर कर रहा है और आगे क्या कर सकता है और इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कितना फंडिंग की ज़रूरत होती है, ये सब सिस्टम्स बनाए। तो गवर्नमेंट बैंक्स को सब इंस्ट्रक्शंस दे दिए और RBI से लेके बैंक्स पूरे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये पूरा मिलके एक अपना ये आर्थिक रूप से अपन डेवलप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये सिस्टम करना है, लेकिन अभी बिजनेसमैन की तरफ से बैंक गए तो उसको वो नहीं है ये नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो ये बिजनेसमैन भी अच्छी तरह समझ के क्या ज़रूरत है, जैसे कोई कंसल्टेंट के पास जाके अच्छी तरह इंफॉर्मेशन लेके इसके हिसाब से चलेंगे तो हर एक का बिजनेस एकदम स्मूथली रन होता है। फंडिंग गवर्नमेंट से तो दे रहा है तो अपना भरोसे से ईमानदारी से काम करें और जो बैंक से अपन ट्रेड में लोन लेते हैं वो हम वापस करें गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा, फिर इसका बिजनेस भी चलेगा, फिर से गवर्नमेंट फिर लोन्स देगा। आचार्य जी इस मुद्दे पे एक पॉइंट में आखिर देना चाहता हूँ कि वक्त आया है कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए जाए। मेरा छोटा सा दरखास्त है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट पहले एक मिनिमम फैमिली टैक्स तय करे। मिनिमम मान लीजिए कि प्रति परिवार साल को 365 रुपए यानी कि डेली 1 रुपया खाता मेंटेन करने के लिए। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि हर फैमिली का रिकॉर्ड उनके सामने आते, क्योंकि एक इनकम टैक्स लेने का मतलब उसका मोबाइल नंबर गवर्नमेंट के पास होगा, वहां उसकी जानकारी हासिल कर सकते, उनके परिवार में क्या है हो रहा, अच्छा बुरा सब कुछ जानकारी होता हो, है ना। और एक रास्ता बन जाता है उसको, एक फैमिली को भी एक आइडिया होता कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है क्या, ये बैंक है क्या। हम लोग 72 साल से उनको धोखे में रखे। मैं नहीं समझता हूं कि 365 रुपए कोई बड़ी अमाउंट है, अगर कोई परिवार साल को 365 नहीं देगा, लेकिन 365 रुपए के जरिए हर परिवार को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, बैंक के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बहुत सी चीजें मालूम होता है उसको। देखिए हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, मिनिमम थोड़ा फूल तो चढ़ाते हैं, तो वो एक चीज है और कुछ भी नहीं है। कि हमको चाहिए क्या है, मालूम है, गवर्नमेंट को चाहिए, इस वक्त हमारे देश में 30 करोड़ फैमिली है। भाई खाता करो, कम से कम आपके खाते का तो पैसे आ जाते हैं ना। 365 रुपए में आपका जो ट्रांजेक्शन खर्चा है वो तो मेंटेन हो जाता ना। पहले जोड़ो, पहले हर एक फैमिली को जोड़ो। तो जब पूरे फैमिली को जब जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फैमिली माइग्रेंट है। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा एक सवाल के लिए। ये मेरा मानना है कि ये चीज जो है हमारे से मतलब जो है हैदराबाद ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, चाहे MP होने दीजिए, MLA होने दीजिए या कारपोरेटर होने दीजिए। जिस तरीके से जो है कारपोरेटर होने दीजिए, MLA MP जिस तरीके से आके वोट लेते हैं, वो लोग का काम है कि जिस तरीके से मैं छोटा सा एक मिनट में मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा डिटेल कि जिस तरीके से इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो है वो लोग ये आके जो है हर घर पर कितने वोट है कि भाई आपके जो है बहन की शादी हो गई, आपके भाई की शादी हो गई, आपके फादर गुजर गए, इनका वोट कटा दीजिए, इनका वोट ऐड कर दीजिए। तो मेरा मानना ये है कि ये जो है कॉर्पोरेटर लेवल ही जो है
उनको ये सारे तफसील जब कोड मालूम है जी, तो किसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है पूरे मालूम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और जिस तरीके से आप हर गली में अगर एक कॉर्पोरेट इलेक्शन होता है तो आप जिस तरीके से ऑफिस डालते हैं, अगर मान लीजिए अब ये पत्थरगट्टी एरिया है, पत्थरगट्टी में इलेक्शन लड़ा जाता है तो ये इसके 66 पोलिंग बूथ है। बूथ वाइज जो है समझिए अगर 15 ऑफिस डलते हैं, 15 ऑफिस में जो है आप जिस तरीके से जो है इलेक्शन के वक्त में 10 डेज 15 डेज के लिए ऑफिस डालते हैं, लोगों को जो है हर एरिया में जो है मालूम होता है कि भाई ऑफिस है, यहाँ पर हमारा वोट है नहीं है मालूम होता है। जब आप कंप्यूटर वगैरह लगाते हैं, नेट लगाते हैं, सारी चीजें डेवलप करके लोगों को आप वोट के लिए काम करते हैं। जब वोट आप ले लेते हैं तो फिर उसके बाद में आप जो है समझिए आप 70% काम करते या 60% काम करते, 40% आप लोगों को भूल जाते हैं। तो हमारा बोलना ये है कि आप उसी तरीके से जिस तरीके से वोट की बारीकी से काम कर रहे हैं, अगर आप जो है उसी तरीके से कि भाई आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास कितने जने हैं घर के अंदर, आपके घर में कौन ऑटो चलाते, कौन बिजनेस करते, कौन जॉब करते, आपके बहन की शादी हुई तो अगर कब है, इस तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर तेलंगाना जो है शादी मुबारक स्कीम के ताल्लुक से दे रहे। तो इस तरीके से देने से बताने से गवर्नमेंट की जो फंडिंग है, अभी जैसा 2000 करोड़ थे तो अभी 1500 करोड़ हो गए। अभी ये कोरोना वगैरह और बजट नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 500 करोड़ कम कर दी। लास्ट टाइम जो है कुछ बजट वापस चलेगा। तो हम ये बताना चाह रहे, बोलना चाह रहे हैं कि आप ऑफिस जब डालते हैं तो ऑफिस को भी कंटिन्यू करिए। सिटीजनशिप काउंसिल जब बन जाएगा ये पूरे तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक सिटीजन काउंसिल, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये पूरे जो भी प्रॉब्लम है ना, इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएंगे, हमारे देश का 90% क्राइम कम हो जाएंगे, नौकरियां बढ़ेगी। आज हमारे गांव में लाखों की तादाद में किसान पैसे नहीं मिल रहा है, कभी टमाटर उगा रहे हैं, बाजार में रेट सुन के, लेकिन जब वो उग रहा हो वो तो रेट कम हो जा रहा, फेंक दे रहे हो, मार्केटिंग नहीं मालूम हो रहा उसको। आज हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे है, सबके पास मोबाइल फोन है, ना सिर्फ आप बात कर सकते, टेक्स्ट मैसेज भेजा सकते, वीडियो भेजा सकते, ऑडियो भेजा सकते, कितने अच्छे चीज कर सकते आप। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली चिट्ठी, अरे तुम्हारे पास एक दूसरे को गाली दे लेना, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये अभी हम ये प्रोग्राम को ये फर्स्ट एपिसोड के हम उसको स्टार्ट किए हैं। हम हमारे जो है व्यूअर्स से जो है ये और कमेंट्स दीजिए, हम ये हमारा प्रोग्राम कैसा रहा, और हमारी जो है आगे जो है इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे। डिटेल्स के लिए अभी जो ये 2 महीने 2.5 महीने से जो कोरोना